नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है वह कहलाते हैं। ऑप्शन ए अग्र स्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है या जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है वह क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा, मध्य स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है वह व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए तालव्य व्यंजन, बी मूर्धन्य व्यंजन, सी कंठ व्यंजन या डी दंत्य व्यंजन। तो देखिए, जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है तो वह व्यंजन कहलाते हैं कंठ व्यंजन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद कर लीजिए, परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है कि जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श हो वह व्यंजन कंठ व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द होगा? ऑप्शन ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की या डी पुर्तगाली। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी तुर्की भाषा का। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अमृत पानी, प्राण प्रियतम या सेना शक्ति, बादल या बिजली। तो देखिए, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। याद रखिए, सुधा का अनेकार्थक शब्द होता है अमृत और पानी। अगला प्रश्न है, दंत्य ध्वनिया व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि किन वर्णों को, किन व्यंजनों को दंत्य व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। याद रखिएगा, दंत्य ध्वनिया या दंत्य व्यंजन दंत्य वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त, थ, द या ध। ये चार वर्ण हैं जो दंत्य वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए नाग, बी कुंजर, सी सारंग या डी हरि। तो राइट आंसर क्या होगा? हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सारंग। याद कर लीजिए, हिरण का पर्यायवाची शब्द होता है सारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? आपको बताना है। नीरद, ऑप्शन बी अम्बुद, सी जलद या ऑप्शन डी जलज। तो बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो देखिए, नीरद, अम्बुद और जलद ये तीनों ही पर्यायवाची हैं बादल के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलज। जलज बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह पर्यायवाची शब्द है किसका? कमल का। याद रखिएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, किवाड़ का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए करपट, बी कपाट, सी कबाड़ या डी कवाड़। तो देखिए, किवाड़ का तत्सम रूप क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन क्या राइट होगा? बी कपाट। याद रखिएगा, किवाड़ का तत्सम रूप होता है कपाट, ना कि करपट। कपाट शब्द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अव्ययी भाव समास, बी बहुब्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, बी अंग्रेजी, सी डच या ऑप्शन डी फ्रेंच। तो देखिए, स्टेशन शब्द जो है किस भाषा का है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजी। याद रखिएगा, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? यह एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए सागर, बी पारावार,
सी महीपते या डी जलधि। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, समुद्र का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सागर समुद्र का होता है, जलधि समुद्र का होता है और पारावार भी समुद्र का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महीपते। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए रिपु, बी अहि, सी नियति या डी मृग। तो राइट आंसर क्या होगा, सर्प का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन बी अहि। याद रखिए सर्प का पर्यायवाची शब्द होता है अहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार बज रहा था वाक्य में कौन सा काल है, ऑप्शन ए पूर्ण भूत, बी संदिग्ध भूत या सी अपूर्ण भूतकाल या ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। तो देखिए वाक्य को पहले आप अच्छी तरह से पढ़िए कि सितार बज रहा था, वाक्य में कौन सा काल होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि सितार बज रहा था, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सितार बज रहा था इस वाक्य में काल होगा अपूर्ण भूतकाल, ना कि संदिग्ध और ना ही सामान्य और ना ही पूर्ण। अपूर्ण भूतकाल बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहवार का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए महावर, बी मंगलवार, सी प्रतिमाह या डी महापद। तो देखिए महावार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी प्रतिमा। याद रखिएगा महावार का पर्यायवाची शब्द होता है प्रतिमा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चपला का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए ज्वाला, बी कंजूस, सी भामिनी या ऑप्शन डी दामिनी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि चपला का पर्यायवाची शब्द इनमें से होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दामिनी। याद रखिएगा चपला का पर्यायवाची शब्द होता है दामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए उड़ान, बी कल्पना, सी स्वप्न या डी विचार। तो राइट आंसर क्या होगा, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्पना। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक और वास्तविक का विलोम होता है काल्पनिक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए किस कारक का चिन्ह है, ऑप्शन ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक या सी संबंध कारक या डी करण कारक। तो आपको बताना है कि के लिए जो है किस कारक का चिन्ह है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए पुरंदर, बी महेश, सी महिषुर या डी देवासुर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए याद रखिएगा इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए है यहाँ पर सही हो जाएगा पुरंदर। महेश, महेश्वर और देवासुर ये तीनों ही गलत है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है पुरंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए भुक्त, बी प्रकट, सी मुक्त या डी लिप्त। तो देखिए गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन बी प्रकट। गुप्त का विलोम शब्द होगा प्रकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन ए अरबी, बी फारसी, सी तुर्की या डी पुर्तगाली। तो राइट आंसर क्या होगा कि बारिश किस भाषा का शब्द है, अरबी का, फारसी भाषा का, तुर्की का या पुर्तगाली। तो सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन बी, बारिश किस भाषा का शब्द है, बारिश जो है फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अविकारी शब्द होगा ऑप्शन ए नारी, बी सर्दी, सी परंतु या डी मीठा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा, आपसे पूछा गया है कि अविकारी शब्द कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, परंतु जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, यह एक अविकारी शब्द है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसके बारे में पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए छीड़, बी काया, सी उर्मी या डी प्रतिकृति। तरंग का सही पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या है, तो देखिए छीड़
काया, उर्मी और प्रतिकृति। तो देखिए सही उत्तर याद रखिएगा, तरंग का पर्यायवाची शब्द उर्मी होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। उर्मी जो है तरंग का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए हस्ती, बी कुरंग, सी भुजंग या डी कर। हाथ का पर्यायवाची शब्द, तो देखिए सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो हाथ का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन ए गलत है, कुरंग गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वेद स्थायी भाव है। ऑप्शन ए करुण रस का, बी शांत रस का, सी अद्भुत रस का या डी हास्य रस का। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा कि निर्वेद स्थायी भाव है किसका? करुण रस का, शांत रस, अद्भुत रस या हास्य रस। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, निर्वेद स्थायी भाव है शांत रस का। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी। स्थायी भावों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए करुण रस का, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है, मैं आपको बता दूं, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शांत रस का होता है निर्वेद, आपने अभी देखा। अद्भुत रस का होता है आश्चर्य। याद रखिएगा क्योंकि इन पे प्रश्न बन जाता है और एक एक प्रश्न परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास। एक बार इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, और भी हैं। और तो निर्वेद का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद स्थायी भाव है किसका? है शांत रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बेईमान, बी लापरवाह, सी ईमानदार या ऑप्शन डी मालदार। तो देखिए गांठ का पूरा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है और यह एक टेस्ट प्रश्न है जो आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। हर वीडियो में एक प्रश्न दिया जाता है आपको, तो ये जो प्रश्न है वो आपको बताना है कि गांठ का पूरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।